सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? क्या दोस्तों ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। बाकी सारे महारथी कहाँ रह गए भाई? जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ो यार। आज है स्टील का लेक्चर नंबर 15। स्टील लेक्चर नंबर 15। स्टील का लेक्चर 15। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 शुरू होता है। और गुड इवनिंग भाई उमेश, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। अच्छा, आप लोग देख रहे होगे पिछली 2-3 क्लासेस से बिल्कुल एग्जैक्ट 7:30 7:31 क्लास स्टार्ट हो जा रही है ना? आप लोग डिले हो जा रहे हो बेटा, मैं डिले नहीं हो रहा हूँ। किसी एक दिन स्टूडेंट ने बोला था ना कि सर, तो देखो ये चीज़ तुम्हारे पे भी तो लागू होती है ना भाई? शैलजा राजपूत, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा अगर मैं लेट होता हूँ तो कभी कभी तुम भी तो लेट होते हो। ठीक है। मैं पूछ लूँगा बेटा, मैं पूछ लूँगा। या तो मैं एक काम करा दूंगा। देखो, जैसे आप लोग क्या है ना, जेई फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हो, इसका सॉल्यूशन मैं अमन सर के साथ बैठ के एक बार निकलवा लूँगा। टेक्निकल में तो दोस्तों दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं फिर भी सर से पूछ लूँगा यार। ठीक है, आज का मुझे समय दो, मैं आज क्लास के बाद सर से डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, आज का समय दे दो दोस्तों। ठीक है, फिर मैं सर से डिस्कस ये चीज़ कर लूँगा। ठीक है ना? गुड इवनिंग भाई सभी को। रोशन, आरुषि, अभी तक के सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराता हूँ। क्विक रिवीजन आप लोगों का करा देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्विक रिवीजन में आप लोगों को कराता हूँ। एक बार फटाफट अपने मन में शेयर स्ट्रेंथ का, हाँ बताऊंगा यार, बिल्कुल तुम लोग का लॉस नहीं होने दूंगा यार। देखो तुम लोग के साथ अब लगभग लगभग 2 महीने हो गए तुम लोग को पढ़ाते हुए। भले ही तुम लोग को नहीं देखा है, बट एक जो बॉन्डिंग होती है ना यार, वो तुम लोग के साथ बन गई है ना? तो तुम्हारा थोड़ा सा भी लॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? बीच में कई लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि मैं क्या कहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट चला गया हूं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि आप लोगों से अगर मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं सिलेबस तो यहां पर जरूर पूरा कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए आप मेरी बात को? अच्छा, अब क्या है कि इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरे भारत से कॉल आ रही हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट का स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। तो होता क्या है ना, जब यार कोई इंस्टीट्यूट ग्रो करता है तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, है ना? आप लोग बहुत बार देखोगे चलती क्लास में लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, ये है वो है। आप अक्सर आप देखोगे और मैं देख रहा हूँ ये चीज़, है ना? बट ये है, आप लोग का जो सपोर्ट है वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है ना? ऐसे अनवांटेड एलिमेंट तो दोस्तों क्लास में आते ही हैं, है ना? मैंने कई बार देखा है ये चीज़, डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। देखिए आरुषि, वैसे अमन सर ने क्या सोच के आपको आंसर किया, मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, हो सकता है उनका उनसे मैं डिस्कस कर लूँगा तो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना बेटा। ठीक है, हाँ वो तो होगा ही यार। और देखो क्या है ना कि हाँ, ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट ना, देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट वाले जानबूझ के खुद तो अपने नाम से आगे नहीं आते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को, ठीक है, पैसे थोड़े बहुत दे के या कुछ लालच दे के ये काम करवाते हैं। तो ये दोस्तों क्या चीज़ है ना, ये हम इस चीज़ के यूज टू हो गए हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कई लोग हैं जो टांग खींच के नीचे गिराएंगे। और आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा होगा, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे, आप किसी विभाग में अच्छा काम करेंगे, तो आपके जो साथी होंगे वो कहीं ना कहीं जो आपसे जलेंगे, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना?
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आज दोस्तों ये पहला साल नहीं है मुझे पढ़ाते हुए, लगभग 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। 2011 से मैंने और अमन सर ने साथ शुरुआत की थी। 2011 में भी अमन सर पास आउट हुए थे, 2011 से मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज लगभग 12-13 साल हो गए यार हमें पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो ऐसे लोगों को हमने बहुत देखा है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फटाफट फटाफट अपने मन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर डबल शेयर है, थ्रेड के बारे में नहीं दिया, एनएन की वैल्यू कमेंट करके बताइए। फटाफट एनएन की वैल्यू कमेंट करके बताइए, एनएस की वैल्यू कमेंट करके बताइए। बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। अगर डबल शेयर है, अगर डबल शेयर है, थ्रेड के बारे में नहीं दिया, एनएस की वैल्यू बताओ दोस्तों क्या होगी। अच्छा, और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यार, कि ये बताना सही रहेगा। आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड उमेश, नरेंद्र, सभी का आंसर सही है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट मुझे एक बात बताइए दोस्तों, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट का करेक्शन कब अप्लाई करते हैं, जब पैकिंग प्लेट की थिकनेस किससे ज्यादा हो। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। पैकिंग प्लेट का जो करेक्शन होता है वो कब अप्लाई करते हैं, जब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट किससे ज्यादा हो। जल्दी कमेंट में आंसर करो। अच्छा, एक ऑफलाइन सेमिनार होने वाला है, आपके कोई भी फ्रेंड अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अगर प्रयागराज में है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 27 जुलाई को खान सर का एक सेमिनार है बेटा। ठीक है, 27 तारीख का मतलब आज 26 है, यानी कि कल, कल शनिवार है, कल सेमिनार है, 27 तारीख को खान सर का सेमिनार है, ऑफलाइन सेमिनार है। ठीक है, हाँ खान सर का ये ऑफलाइन सेमिनार है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह अगर यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो प्रयागराज में है, तो इस इंफॉर्मेशन को जरूर दोस्तों आगे कन्वे कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों ने सही आंसर दिया। चलो आप लोगों को फंसाता हूं मैं, तुम लोग हीरो बन रहे हो ना, रुको तुम्हें तुम्हें पजल करके फंसाता हूं, रुको। क्या क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आपको यस और नो में देना है। जब भी कभी मैं वेल्डिंग करूंगा फील्ड में, जब भी कभी मैं वेल्डिंग करूंगा फील्ड में, तो वेल्ड की स्ट्रेंथ को कम मान के डिजाइन करूंगा, और उसकी जो स्ट्रेंथ कम मानते हैं उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं। आंसर यस होगा नो होगा, आंसर यस होगा कि नो होगा। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड दोस्तों, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चलो तुम लोग यहाँ भी हीरो बन गए हो, तो रुको तुम लोग को और फंसाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करेंगे, जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करेंगे, जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करेंगे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को चेक करते हैं। जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करेंगे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को कंसिडर करते हैं, हाँ या ना। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को कंसिडर करते हैं, हाँ या ना दोस्तों, यस और नो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि थिनर प्लेट जितनी थिकनेस तो अवेलेबल है, थिकर प्लेट जितनी थिकनेस अवेलेबल नहीं होगी। यस और नो बेटा, ये बात समझ में आई, हाँ या ना सबको।
थिनर प्लेट जितनी थिकनेस तो अवेलेबल होती है, थिकर प्लेट जितनी थिकनेस हर जगह अवेलेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, चलो यहां भी तुम लोग हीरो बन गए। एक और क्वेश्चन, जब भी कभी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड को कैलकुलेट करते हैं तो थिकर प्लेट की थिकनेस को लेते हैं। द आंसर विल बी यस और नो। जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, जब भी कभी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं, जब भी कभी सॉरी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, जब भी कभी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए मैं क्या लेता हूं दोस्तों, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट लेता हूं, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट लेता हूं, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट लेता हूं। बात समझ में आई? इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है कि मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम साइज जो है वो ग्रेटर की तरफ आए। देखो बहुत ध्यान से, मिनिमम साइज जो है, मिनिमम साइज किसकी तरफ आए, मिनिमम साइज ग्रेटर की तरफ आए, बड़ी वैल्यू आए। ये बात समझ में आई? ये रीजन शायद कल मैंने नहीं बताया था। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, फिर से सुनो क्या लॉजिक है। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट लेते हैं। क्यों? बड़ी प्लेट लोगे तो जो टेबल था 0 से 10, 11 से 20, 21 से 32, अगर बड़ी प्लेट लोगे तो मिनिमम साइज बड़े की तरफ आएगा। अगर यहां छोटी प्लेट लेते तो मिनिमम साइज छोटे की तरफ आता। मैं चाहूंगा ना कम से कम साइज बड़ा है, कम से कम साइज बड़ा है, यह चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया? हाँ बात सही है बेटा कि कम से कम जो साइज है थिनर प्लेट से कम आने चाहिए। मगर जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कोड में, ये बड़ी थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट के लिए बोला गया है। क्यों बोला गया? ताकि आपकी कम से कम वैल्यू भी ज्यादा आए, कम से कम वैल्यू भी ज्यादा आए। क्या ये बात समझ में आ गया? ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। ये रीजन है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट का, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट का ये रीजन है। समझ में आ गया? समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। आज हेडिंग डालिए आप लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ये देखते हैं दोस्तों इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है।
चलिए देखिए क्या फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव जो होता है टोटल लेंथ में से आप 2s माइनस कर दीजिए, 2s माइनस कर दीजिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी लिखना नहीं, ध्यान से सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। देखो देखो, हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाँ कोडल प्रोविजन में ही तो नेक्स्ट टॉपिक है, कोडल प्रोविजन में ही नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। चलो देखो देखो बेटा, टी सेक्शन को अगर मुझे दिखाना है, टी सेक्शन को मुझे अगर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये वेब हो गया, ये फ्लैंज हो गया। अगर आप लोग की तरफ से देखूंगा तो इस फ्लैंज को 2 पट्टी से दिखाया हुआ है, फ्लैंज को 2 पट्टी से दिखाया, ये पूरा वेब है। अब मैंने कहां कहां वेल्डिंग करी दोस्तों, एक तो यहां वेल्डिंग करी, यहां वेल्डिंग करी, और एक पीछे साइड वेल्डिंग करी। अगर मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा रहा हूं तो क्या पीछे साइड की वेल्डिंग दिखेगी? अगर मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा रहा हूं तो क्या पीछे साइड की वेल्डिंग दिखेगी? पहले आप मुझे कमेंट में इतना बताओ, बताओ दोस्तों, हाँ या ना? नहीं दिखेगी ना, ये तो फ्रंट साइड है ना बेटा, फ्रंट साइड है ना दोस्त, ठीक है, फ्रंट साइड है कि नहीं है? हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने 10 mm की वेल्ड करी, 10 mm की वेल्ड करी 300 लेंथ की, मैंने 10 mm की वेल्ड करी है कितने लेंथ में, 300 mm लेंथ में, 300 mm लेंथ में मैंने वेल्ड करी। तो कोड हमें यह कहता है जो कॉर्नर का साइज ऑफ वेल्ड है उसे आप हटा दो। आप ये मान के चलो 300 में से 300 में से 300 में से 10 और 10 कितना हो गया, 280। आप क्या मान के चलो कि 280 mm की लेंथ ही लोड रजिस्ट करेगी, पूरी पूरी लेंथ लोड रजिस्ट नहीं करेगी। अब ऐसा करने से दोस्तों आप खुद सोचो, मैं सेफ डिजाइन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? भले ही अनइकोनॉमिकल है मगर दोस्तों सेफ डिजाइन है कि नहीं है, सेफ डिजाइन है कि नहीं है? तो टोटल लेंथ में से आपने क्या माइनस कर दिया, इधर का साइज ऑफ वेल्ड, इधर का साइज ऑफ वेल्ड अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल लेंथ में से मैंने 2s माइनस कर दिया। इसका मतलब इतनी लेंथ इफेक्टिव है जो लोड को रजिस्ट करेगी। ये क्या है, ये बिल्ट अप टी सेक्शन है दोस्तों। ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है बिल्ट अप टी सेक्शन, है कि नहीं? बिल्ट अप टी सेक्शन है, ये क्या है, बिल्ट अप टी सेक्शन, बिल्ट अप टी सेक्शन, बिल्ट अप टी सेक्शन है ये। क्लियर है ये वाली बात? अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आई दोस्तों? तो ये वो लेंथ होती है जो लोड को इफेक्टिवली रजिस्ट करती है। और एक नोट और लिख लीजिएगा कि ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ जो है कभी भी दोस्तों 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से छोटा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने जो वेल्ड करी है, कम से कम अगर 10 mm की वेल्ड है तो कम से कम 40 mm की वेल्ड तो करनी ही करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अरे भाई समझ में आई? नहीं नहीं भाई, लेट नहीं हुए हो यार, ये पहला पॉइंट ही था बिट्टू, ये पहला ही पॉइंट था दोस्त, लेट नहीं हुए हो। लेट तो हम होते हैं तो तुम लोग ताने मारते हो। जो भाभी जी नहीं होती गांव की, जो नहीं गांव में वो नहीं होती, क्या कहते, कुछ औरतें नहीं होती जिन्हें मतलब चुगलियां करना या क्या कहते हैं अपने दिल की भड़ास निकालना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं, सर आज आप 5 मिनट लेट क्यों आए हैं, और खुद कभी कभी वो स्टूडेंट लेट आ जाए तो चलेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा बिट्टू, एक स्टूडेंट थे उमेश करके, है ना, यूपी ट्रिपल एस सी बैच में। अब एक उमेश है जेई बैच में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो मैंने आज तक नहीं देखा कि उमेश कभी लेट हुआ हो, है ना? तो वो ताने मार रहा था मुझे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, किसे समझ नहीं आया? अरे भाई मनीष,
पक्का वो स्टूडेंट ना रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, पक्का वो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख रहा होगा। तो बेटा जब भाभी जी की तरह आपने ये बोला था, भाभी जी मित्तल सर 5 मिनट लेट आए हैं, तो आज ये भी बोलना कि भाभी जी पिछले 3 दिन से मित्तल सर 1 मिनट भी लेट नहीं हो रहे, हम लोग लेट हो जा रहे हैं। तो ये भी बोलना बेटा फिर अगली बार। लिख लिया बेटा? चलो जिसे समझ में नहीं आया देखो बहुत ध्यान से। समझ में तभी नहीं आ, देखो पता है क्या है, समझ में तभी नहीं आता जब आपका कंसंट्रेशन ना हो या आपका कनेक्शन चला गया होगा। वरना जितने स्पष्ट शब्दों में मैंने ये समझाया है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा समझ में ना आए, है ना। और मुझसे वही स्टूडेंट गुस्सा होते हैं या रूठते हैं, फिर वो अपनी भड़ास निकालते हैं यूट्यूब पे, जो रिवाइज करके नहीं आते हैं या क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। ये थी बेटा 300 mm की लेंथ, ये थी 300 mm की लेंथ। कोड हमें कहता है, ठीक है नहीं मैं जानता हूं ना, देखो ऑनलाइन का यही घाटा है। तुम्हें क्या लगता है ये मैं पहली बार काम कर रहा हूं? ठीक, ऑनलाइन पिछले 5 साल से स्टार्ट था। आई वॉज दी फर्स्ट वन, आई वॉज दी फर्स्ट वन जिसने सर्वे के लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले थे। ठीक है, चलो उसकी बात छोड़ देते हैं। तो जब कोई चीज आप 4-5 साल से लगातार कर रहे हो ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दिख जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्लास में तो वो स्टूडेंट भड़ास नहीं निकाल पाएगा, तो वो यूट्यूब पे निकालता है। ठीक है, सर आप ऐसा करते हो, सर आप वैसा करते हो, तो मेरे से वही स्टूडेंट गुस्सा होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, वो स्टूडेंट गुस्सा होता है जो पढ़ के नहीं आता है, और फिर वो पिछली क्लास की चीज अगर पूछता है ना, वो रिपीट कर दो, तो मुझे गुस्सा आता है। बेटा मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ, आप खुद देखिए, चाहे सर्वे हो चाहे स्टील हो, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कोई चीज क्यों आई है। जब आपके पास वाई का आंसर आ जाता है ना, वाई का आंसर जब आपके पास आ जाता है, तो आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। और स्टील जैसे सब्जेक्ट में चीजों को इमेजिन कराना हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। चलिए देखो दोस्तों, क्या बोला मैंने, क्या बोला, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ में से लास्ट की जो साइज ऑफ वेल्ड है आप उसे माइनस कर दो। मैंने बोला 10 mm की मैंने वेल्ड की है, 10 mm की मैंने वेल्ड की है, लेंथ कितनी है उसकी 300 mm। तो कोड हमें कहता है कि कॉर्नर में क्या होता है ना, कॉर्नर में जो वेल्ड होता है वो लोड नहीं ले पाता है। ठीक है, इफेक्टिवली नहीं ले पाता है। तो कितनी लेंथ इफेक्टिव ले पाएगा, तो 300 में से आपने क्या किया, इधर का साइज ऑफ वेल्ड इधर का साइज ऑफ वेल्ड माइनस कर दिया। कितना साइज ऑफ वेल्ड माइनस किया, 2s का, ये माइनस कर दिया। तो जो बची हुई लेंथ है वो इफेक्टिव होगी लोड रजिस्ट करने में। और ऐसा करने से दोस्तों मैं सेफ डिजाइन कर रहा हूं। क्यों, लेंथ वैसे 300 mm है, बट मैं 280 मान के चल रहा हूं, तो मैं सेफ डिजाइन कर रहा हूं। एक कोडल प्रोविजन क्या है कि इफेक्टिव लेंथ जो है 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से छोटी नहीं, कम से कम आपको कितनी साइज ऑफ वेल्ड करनी है, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, इतनी लेंथ की वेल्डिंग तो करनी ही करनी है। इसका मतलब मान लो अगर आपने 10 mm की वेल्डिंग करी, तो इसका मतलब कम से कम 40 mm की वेल्ड तो आप करोगे ही करोगे, ये इसका मतलब है। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? तो इट इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड विच इज इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द लोड। ठीक है, लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड विच इज इफेक्टिव इन, विच इज effective in, which is effective in resisting load, which is effective in resisting load। ठीक है, is effective length of weld, is effective length of weld, effective length of weld in structural drawing, in structural drawing, in structural drawing only effective length is shown, effective length is shown, only effective length is shown। देखो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो जब भी मैं कभी आपको ड्राइंग दूंगा,
अरे नहीं भाई, गुस्सा नहीं करता यार, गुस्सा नहीं करता हूँ, ठीक है, गुस्सा थोड़ी नहीं करता हूँ मैं। देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कभी आपको ड्राइंग बना के दूंगा, उसमें लेंथ ऑफ वेल्ड दिखाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेंथ ऑफ वेल्ड दिखाया 300 mm, तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्टिव लेंथ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 300 में से माइनस करोगे, नहीं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग कभी भी बनाई जाती है तो उसमें इफेक्टिव लेंथ दिखाई जाती है, टोटल लेंथ नहीं दिखाई जाती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? लिख लिया दोस्तों, आगे बढ़े। तो एक और कोडल प्रोविजन आपको मैंने बता दिया। डन बेटा, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक है एंड रिटर्न का। अभी हम लोग कोडल प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं, सारे के सारे, सारे कोडल प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, है ना। नेक्स्ट इज एंड रिटर्न। एंड रिटर्न देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इज एंड रिटर्न। चलो देखो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैंने क्या की, यहां से यहां तक वेल्डिंग कर दी और यहां से यहां तक वेल्डिंग कर दी। अब होता क्या है, जिन स्ट्रक्चर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होता है, मतलब जहां टेंशन है वहां कंप्रेशन आ जाए, जहां कंप्रेशन है वहां टेंशन आ जाए, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो जाए, या इसेंट्रिसिटी पे लोड आए। इसेंट्रिसिटी में लोड आएगा तो दोस्तों इसमें बेंडिंग आएगा, टॉर्जन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो होता क्या है, कॉर्नर्स पे स्ट्रेस इकट्ठा होने लग जाता है, कॉर्नर पे स्ट्रेस इकट्ठा होने लग जाता है। तो होता क्या है, कोड हमें बोलता है कि आप एक काम करो, जहां कॉर्नर पे स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है तो वहां से आप वेल्ड को थोड़ा सा नीचे ले आओ, वेल्ड को आप थोड़ा सा नीचे ले आओ। अब ये जो लेंथ होती है ना, ये होती है 2s, ये होती है 2s, 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया? ये लेंथ ऑफ वेल्ड है और ये प्लेट की विड्थ है। कॉर्नर में स्ट्रेस इकट्ठा होने लग जाता है, कॉर्नर में स्ट्रेस इकट्ठा होता है तो कोड हमें क्या बोलता है, क्योंकि कॉर्नर में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस अगर इकट्ठा होगा, क्यों देखो ना बहुत ध्यान से, मान लो ऐसा कोई कॉर्नर है तो यहां एरिया बहुत कम है, लोड डिवाइड बाई अगर एरिया बहुत कम होगा तो यहां पर स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा तो हो सकता है ये कॉर्नर कट हो जाए, ये कॉर्नर कट हो जाए। तो कोड हमें क्या बोलता है कि जहां कहीं भी आपको कॉर्नर दिखे तो वहां से आप वेल्ड को 2s आप एक्सटेंड कर लीजिए, 2s आप एक्सटेंड कर लीजिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, अभी बताता हूं। तो एंड रिटर्न हमें किससे बचाता है, एंड रिटर्न किससे बचाता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेशन से बचाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो देखो बहुत ध्यान से, मिनिमम एंड रिटर्न कोड में कितना दिया हुआ है, कम से कम मिनिमम एंड रिटर्न कितना होता है, मिनिमम एंड रिटर्न कितना होता है,
मिनिमम एंड रिटर्न होता है दोस्तों 2s। मिनिमम एंड रिटर्न कितना होता है? 2s होता है। क्लियर है ये वाली बात? ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम एंड रिटर्न 2s होता है। ठीक है, तो एंड रिटर्न सेव्स द स्ट्रक्चर फ्रॉम स्ट्रेस एक्यूमुलेशन। ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ वेल्ड, एंड रिटर्न ऑफ वेल्ड, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेस एक्यूमुलेशन। क्या ये बात समझ में आई? स्ट्रेस एक्यूमुलेशन से बचाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो लेंथ ऑफ वेल्ड है इस विड्थ से ज्यादा होना चाहिए। लेंथ ऑफ वेल्ड विड्थ से ज्यादा होना चाहिए, और जो विड्थ है 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अभी लिख भी देता हूं, ये लिख लीजिए आप लोग। तो ये जो लेंथ ऑफ द वेल्ड है, और हमेशा जब भी मैं कभी लेंथ दिखाऊंगा, एंड रिटर्न्स आर प्रोवाइडेड इन स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस एंड रिटर्न are provided in structure, are provided in structure subjected to reversal of stress, and eccentric loading. एंड इसेंट्रिक लोडिंग। ये बात समझ में आ गई है आप लोग को? ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, एक नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ वेल्ड दोस्तों क्या चीज है? विड्थ से ज्यादा होना चाहिए। विड्थ जो है वो दोस्तों 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट से कम होनी चाहिए। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। वी क्या है? विड्थ ऑफ द प्लेट। टी क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट। ये ऊपर कर देता हूं। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। पी क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ प्लेट। और टी क्या है? टी क्या है दोस्तों? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये दो कोडल प्रोविजन याद रखिएगा, वो पुराने कोड में था। ध्यान रखिएगा, हम जो भी कोडल प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो IS 800 2007 के पढ़ रहे हैं विद अमेंडेड वैल्यूज। समझ में आया? लिखा बेटा आप लोगों ने? आगे बढ़े।
समझ में आया? इतना समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं, ओवरलैप लेंथ देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओवरलैप लेंथ। सारे कोडल प्रोविजन याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज ओवरलैप लेंथ। ओवरलैप लेंथ, ओवरलैप लेंथ क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से, देखो पहले मुझे बताओ, अगर मैंने ये प्लेट और ये प्लेट ऐसे जोड़ी है, ये कौन सा वेल्ड है? क्या ये बट वेल्ड है कि फिलेट वेल्ड है? क्या ये बट वेल्ड है या फिलेट वेल्ड है? कोई तो गलत आंसर दो बेटा, सब सही आंसर दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, हेलो शुभांगी, बताइए। फिलेट वेल्ड है, वेरी गुड। देखो ना, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, ये फिलेट वेल्ड है कि नहीं? अब देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस प्लेट को इधर खिसकाता जा रहा हूं, ओवरलैप लेंथ बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? ओवरलैप लेंथ बढ़ता जा रहा है। ओवरलैप लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो कम से कम कितना ओवरलैप लेंथ होना चाहिए, वो भी कोड में दिया हुआ है। अगर दो प्लेट को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं फिलेट वेल्ड में, तो कम से कम ओवरलैप लेंथ होता है 4t और 40 mm, जो भी इनमें से ज्यादा हो, है ना, ओवरलैप लेंथ। तो देखो बहुत ध्यान से, देखिए ये कहीं ना कहीं ओवरलैप लेंथ है, यहां से लेके यहां तक। ये लेंथ क्या है? ये ओवरलैप लेंथ है, दिस इज ओवरलैप लेंथ। दिस इज ओवरलैप लेंथ। दिस इज ओवरलैप लेंथ। यस और नो बेटा, समझ में आ रहा है ओवरलैप लेंथ क्या हो गई, है ना? हाँ, वेरी वेरी गुड यार। तो मिनिमम ओवरलैप लेंथ जो होती है, मिनिमम ओवरलैप लेंथ, मतलब इतनी तो ओवरलैप आपको करानी ही करानी है। वो कितनी होती है? 4t, 4t+40, 4t, 40 mm, 4t, 40 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम हो। अब t क्या होता है? थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। इतना तो ओवरलैप आपको रखना ही रखना है, ये लिख लीजिए। ठीक है, यहां वेल्ड भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये ओवरलैप होना चाहिए।
क्या लिखा है मेघनाथ साहा। चलिए लिख लिया आपने। ऑटोकैड पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है, ऑटोकैड में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कमांड है वो जरूर बताऊंगा ऑटोकैड के, ठीक है ना, ताकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, है ना, तो वो सिखाऊंगा मैं आपको। लिख लिया ओवरलैप लेंथ? धन्यवाद। ये काम मैं पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये काम मैं पता नहीं कितने सालों से करता आ रहा हूँ, तो अब तो अगर ये ड्राइंग ना भी हो तो भी मैं क्या कहते हैं हैंड से भी अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ। देखिए स्टील स्ट्रक्चर तभी समझ में आती है जब आप 3D डायग्राम बनाएं, है ना। अब आप खुद देखो, प्लेट आपने रखी, इस एंड पे आप क्या कर रहे हो, फिलेट वेल्ड कर रहे हो, है ना, तो आपको इसी डायग्राम से समझ में आएगा। क्लियर है? हाँ कमांड आएंगे तो कमांड पता होना चाहिए ना, कमांड पता होना चाहिए, कमांड बता दूंगा। हार्डली 4 से 5 घंटे, मतलब 2 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा ऑटोकैड में फिनिश कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, तो उसके लिए 2 से 3 लेक्चर आपका मैं पूरा कमांड खत्म करा दूंगा। धन्यवाद भाई राहुल। लिख लिया, आगे बढ़ें। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कोडर प्रोविजन है, बट ठीक है समझ में आने चाहिए। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, डिप्लोमा किया आपने, बहुत बढ़िया। यूट्यूब में ना कई स्टूडेंट मेरी तारीफ, दूसरे शब्दों में बता रहा हूँ, मेरी तारीफ इसलिए करते हैं, कभी कभी ना मैं उन स्टूडेंट पे जरूर गुस्सा होता हूँ जो पढ़ के नहीं आते, मुंह उठा के आ जाते हैं और उन्हें लगता है मेरे पास एक जादू की झड़ी है, मैं घुमाऊंगा और उन्हें पिछला लेक्चर भी सारा याद आ जाएगा, ये लेक्चर भी याद हो जाएगा। जो सब्जेक्ट इंटरलिंक होता है ना बेटा, उसमें पुराना पढ़ के आना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो एक स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट था यूट्यूब वाले लेक्चर में जो मेरी तारीफ कर रहा था, या तो मैंने उसे पक्का क्लास से भगाया होगा, पढ़ के नहीं आया होगा, या उसने ऐसी कोई चीज़ पूछ ली होगी जो पिछले लेक्चर में रही होगी और मैंने उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया होगा, ठीक है। तो मैं समझ गया था जब उसके अच्छे अच्छे शब्द आ रहे थे ना मेरे लिए, मैं समझ गया था या तो ये मेरी क्लास से मैंने इसे ऑफलाइन में कहीं भगाया होगा, ठीक है, या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने उसे पैसा दिया होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट, यार आप लोग मेरे से पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हो, मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप नहीं आते क्लास में, और आज इतने सारे स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बहुत ध्यान से दोस्तों। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, हमने ये देखा कि अगर जो हमने ये लेंथ वेल्ड की है, लेंथ ऑफ वेल्ड, ये लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है, एल जे, मान लेते हैं ये जो एल जे है, ठीक है। अगर जो वेल्ड की लेंथ होती है, एक ही बार में आपने क्या कर दी, 150 टाइम ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा वेल्ड कर दी है, तो कोड हमें बोलता है कि अगर आपने लेंथ वेल्ड की बहुत ज्यादा कर दी है तो होगा क्या, तो आप इस वेल्ड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दो, है ना। समझ में आया? सुनो बहुत ध्यान से, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है कि अगर आपने एक ही बार में कंटिन्यूअस जो वेल्ड की लेंथ की है वो 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा अगर है, तो आप इस वेल्ड की स्ट्रेंथ को कम करोगे, उसी को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, उसी को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। बात समझ में आई दोस्तों? तो बीटा एल जे जो होता है, बीटा एल जे इस वाले केस में, वेल्ड के केस में जो बीटा एल जे होता है
1.2 माइनस 0.2 अपॉन 150 टाइम्स ऑफ एल जे, 150 टाइम्स ऑफ एल जे, सॉरी 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस या एल जे। पॉइंट टू एल जे अपॉन 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस, 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, चलो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। अब एलजे की वैल्यू 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहां पर 160 थ्रोट थिकनेस लिखोगे तो ये वैल्यू देखो बहुत ध्यान से, अगर यहां 150 लिखते हो तो ये 150 कट गया 0.2, इसका मतलब ये वैल्यू अगर 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, तो रिडक्शन फैक्टर सही है। समझ में आया? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। क्या ये बात समझ में आई? और बीटा एल जे की वैल्यू हमेशा किससे कम होती है? 1 से कम होती है। बीटा एल जे की वैल्यू 1 से कम होती है। बीटा एल जे की वैल्यू 1 से कम होती है या 1 होती है। जब 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से कम होगा एल जे, तो बीटा एल जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ जॉइंट, अगर लेंथ ऑफ वेल्ड आपकी 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से ज्यादा है तो ये रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे। टीटी क्या है दोस्तों? टीटी इज थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, व्हेन लेंथ ऑफ वेल्ड, व्हेन लेंथ ऑफ वेल्ड इज मोर देन 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड is reduced by factor, is reduced by factor बीटा एल जे। ये लिख लीजिए दोस्तों, ये लिख लीजिए। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल सही बात है। कम होने पे, कम होने पे 1 हो जाएगी वैल्यू, कम होने पे 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। बीटा एलजे की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर लेंथ ऑफ वेल्ड जो है 150 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस से कम हुआ तो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े।
हाँ, थ्रोट थिकनेस क्या है? अरे यार अंकित, ऐसे ना बोलो भाई, पुराने लेक्चर देख के आओ, पता लग जाएगा। कल लास्ट में पढ़ाया था थ्रोट थिकनेस क्या होता है। अब बेटा यही होता है, स्टील जैसे सब्जेक्ट में यही होता है। ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है कि सीमेंट नहीं पढ़ा तो एग्रीगेट समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले लेक्चर से अगर तक नहीं पढ़ के आओगे ना तो बेटा आगे हवा नहीं लगेगी। जितने स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, क्या थ्रोट थिकनेस बताया है मैंने क्लास में? जल्दी बताओ मुझे, क्या थ्रोट थिकनेस बताया है मैंने क्लास में? यस और नो बोल दो बस एक बार आप। तभी गुस्सा आता है बेटा, क्योंकि पुरानी क्लास पढ़ के नहीं आओगे, फिर छोटी छोटी चीज मुझसे पूछोगे। हाँ ये वही है, ये जले पे नमक छिड़क रहा है, पक्की है ये, पक्का वही है। अरे भाई पुराना लेक्चर, थोड़ी सी तो जहमत उठा के पुराने लेक्चर पढ़ लिया करो। फिर मैं गुस्सा होता हूँ तो तुम लोग बोलते हो सर गुस्सा होते हो। ठीक है चलो बेटा, थ्रोट थिकनेस पिछली क्लास से पढ़ लेना, आज गुस्सा नहीं करूंगा, है ना। आज मूड बड़ा अच्छा है, पिछली क्लास में बताया था, चलो आज भी बता दूंगा। अच्छा अब तुम लोग बताओ, मेरा गुस्सा करना लाजमी है कि नहीं है? एक तो सब्जेक्ट स्टील जिसमें विजुलाइज कराना हो, है ना। क्या लिखे हैं? कल पहली क्लास खत्म हो गया था, क्या लिखे हो? काले, चलो देखो पता नहीं क्या लिखे हैं, पढ़ लेना बेटा। थ्रोट थिकनेस बताया, चलो आज भी बता दूंगा, ठीक है ये लिख लिया। अब हेडिंग डालते हैं, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, है ना। इफेक्टिव एरिया देखते हैं, चलो यहाँ बता दूंगा थ्रोट थिकनेस क्या होता है। इफेक्टिव एरिया, ए इफेक्टिव, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। मुझे बिल्कुल भी मतलब ना केयरलेसनेस पसंद नहीं है, बाकी यार तुम मुझसे कितना भी मजाक कर लो, पढ़ाई के मामले में मजाक नहीं होती मेरे से। चलो देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैंने कल आपको क्या बताया था? एक प्लेन इमेजिन करो, एक प्लेन इमेजिन करो, इसके अंदर ऐसा ऐसा एक प्लेन इमेजिन करो, एक प्लेन इमेजिन करो, ठीक है। आपको इमेजिन करवाता हूं, देखो दोस्तों, आपको एक प्लेन इमेजिन कराता हूं। ये एक प्लेन इमेजिन करो, ये ठीक है। ऐसा एक प्लेन इमेजिन करना है बेटा आपको। ये देखो एक प्लेन ऐसा इमेजिन करना है, यहां पर बना के दिखा देता हूं मैं। अब इमेजिन करो, देखो अब एक प्लेन इमेजिन हो रहा है बेटा। तो कोड हमें बोलता है कि टोटल एरिया में से इतना एरिया इफेक्टिव होता है।
ठीक है, कल आधे घंटे, अच्छा लास्ट का नहीं देख पाए थे, तो बेटा फिर देखना चाहिए था ना, कल से लेके आज तक 24 घंटे बीत गए। स्टील में बेटा ये लापरवाही मत करो, आप बाकी सब्जेक्ट में करोगे, इन्वायरमेंट में करोगे चलेगा, क्योंकि इंटरलिंक नहीं है चीजें, कम इंटरलिंक है, यहाँ तो एक ही चीज इंटरलिंक है ना बेटा, है ना। आधे घंटे अगर आप कल का नहीं देख पाए तो आज क्लास में आने से पहले आपके पास 24 घंटे थे, तो थोड़ा सा समय निकाल के आधे घंटे का देख सकते थे कि नहीं देख सकते थे, है ना। अब नहीं होगी बफरिंग, तो देखो बहुत ध्यान से, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है दोस्तों, ये लेंथ है इफेक्टिव लेंथ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, ये एरिया देखिए, ये एरिया देखो, तो दोस्तों ये जो लेंथ है ये इफेक्टिव लेंथ है, और ये जो थिकनेस है उसे थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, इस थिकनेस को थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। अब आपको एरिया दिखा, एरिया दिखा बेटा, तो ये जो एरिया है इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव एरिया है ये कितना हो जाएगा, ये इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, अब समझ में आ रहा है, ये इफेक्टिव एरिया है। समझ गए, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, ए इफेक्टिव, ए इफेक्टिव, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, ए इफेक्टिव होता है एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, इंटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है। और थ्रोट थिकनेस क्या होता है दोस्तों, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू एस, के इंटू एस। क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए, क्या ये फॉर्मूले समझ में आए, यस और नो। देखिए समझ में आए, अरे बफर हो रहा है क्या, चलो चेक करता हूं, अब तो आ रहा है सही। चलो देखो समझ में आया, इफेक्टिव एरिया समझ में आया। तो दोस्तों जब हमारे प्लेटों पे लोड आता है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे प्लेट पे यहाँ एक लोड आया, यहाँ पर लोड आया, तो होता क्या है दोस्तों, इन लोड को कैसे रजिस्ट करता है ये वेल्ड, इस वेल्ड पे शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो लोड को फिलेट वेल्ड शियर के थ्रू रजिस्ट करता है, किस एरिया पे, इफेक्टिव एरिया पे, इफेक्टिव एरिया पे। In fillet weld, load is resisted by shearing action on effective area, ये लिखाया था मैंने आप लोग को नोट, आज देखो आप लोग, अब समझ में आया। इन फिलेट वेल्ड लोड जो होता है शीयर के द्वारा रजिस्ट किया जाता है, किस एरिया पे, इफेक्टिव एरिया पे, अब समझ में आ गया। इन फिलेट वेल्ड लोड इज रजिस्टर्ड बाय शीयरिंग एक्शन ऑन इफेक्टिव एरिया, ठीक है। इन फिलेट वेल्ड, in fillet weld, in fillet weld, in fillet weld, load is resisted by, load is resisted by shear, by shearing action, by shearing action on fillet area, on throat area, on effective area, on effective area। आप समझ में आ गया। अब देखो मतलब टोटल एरिया में से सिर्फ इतना एरिया ही इफेक्टिव है, अब ऐसा अज्यूम करके डिजाइन करने से मैं अगेन सेफ डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए। हाँ वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग के अंदर देखो वेल्डिंग का एरिया बहुत बड़ा होगा, उसमें से मैं इतना एरिया मान के चल रहा हूं जो इतना एरिया लोड को रजिस्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आई।
क्या ये बात समझ में आ गई? और फिलेट वेल्ड कौन से फोर्स के थ्रू एक्शन लोड रजिस्ट करता है? शीयर एक्शन के थ्रू लोड रजिस्ट करता है। इस एरिया पे क्या डेवलप हुआ होगा? शीयर डेवलप हुआ होगा, तो लोड रजिस्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो ये सारे टर्म हम देख चुके हैं। ए इफेक्टिव क्या है? ए इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव एरिया है। ए इफेक्टिव है इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। और एल इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। टीटी क्या है दोस्तों? टीटी है थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। एस क्या है? साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड। अब समझ में आया दोस्तों? अब समझ में आ गया? बूझे? बताओ भाई। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? मुझे लगता है इस डायग्राम से तो बिल्कुल क्लियर विजुलाइज हो रहा होगा यार। इससे तो विजुलाइज हो रहा होगा ना? मैं भी देख लेता हूं। परफेक्ट बनाया यार डायग्राम। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। अब कल दोस्तों, कल एक क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था, बट वेल्ड में जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड लेता हूं तो स्ट्रेंथ ईल्ड तक रखते हैं कि अल्टीमेट तक रखते हैं? जल्दी बताओ कमेंट में। स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड के फॉर्मूले में ईल्ड स्ट्रेंथ आता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है? बताओ भाई।
ईल्ड आता है, वेरी वेरी गुड। ठीक है, यहां पर देखो, यहां फिलेट वेल्ड में इतने बड़े एरिया में से छोटा एरिया मैं ले रहा हूं। जब भी दोस्तों कुछ बड़े एरिया में से छोटा ही एरिया लेते हैं ना, या एरिया कम हो जाता है, तो स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाता है, अल्टीमेट तक पहुंच जाता है। तो देखो बहुत ध्यान से, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला क्या है, पी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव एरिया अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, स्ट्रेस इनटू एरिया अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। एफ यू क्या है, मिनिमम ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इनमें से जो भी मिनिमम हो वो लेना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, इफेक्टिव एरिया क्या होता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, वेल्ड का इफेक्टिव एरिया क्या होता है, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, होता है कि नहीं होता है, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, होता है कि नहीं होता है, यस और नो। या ये फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं मैं, एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस, के इंटू एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, गामा एम डब्ल्यू क्या है, गामा एम डब्ल्यू है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, फॉर वेल्ड। क्या ये बात समझ में आई, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.25 होती है और 1.5 होती है। 1.25 किसके लिए होती है, जब आप यही वेल्डिंग कहां पर कर रहे हो, शॉप पे कर रहे हो, शॉप वेल्डिंग, क्योंकि शॉप पे दोस्तों एरर होने के चांसेस कम, और फील्ड पे दोस्तों क्या है, यही एरर होने के चांसेस ज्यादा। तो क्या होगा, फील्ड वेल्डिंग अगर होगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। क्लियर है ये वाली बात। और क्योंकि दोस्तों ये शीयर में लोड रजिस्ट करता है, एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी √3 का हम यहां पर ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़े एरिया में से छोटा एरिया ही कंसीडर कर रहा हूं, तो लोड लगने पे स्ट्रेस अल्टीमेट तक पहुंच जाएगा, और जब भी कभी फिलेट वेल्ड शीयर में लोड रजिस्ट करता है, एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी √3 का ले लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया। बताइए, कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था ना सर 1.5 1.25 क्यों लिया, कल तो मैं गुस्सा हो गया था क्योंकि पुरानी क्लास पढ़ के नहीं आए थे। आज बता देता हूं, क्योंकि शॉप वेल्डिंग पे एरर होने के चांसेस ज्यादा, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम, फील्ड पे एरर होने के चांसेस ज्यादा, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा।
लिख लिया बेटा सबने? सबने लिखा दोस्तों? आगे बढ़े। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। अगला छोटा सा टॉपिक है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, ठीक है ना? ये देखते हैं। अरे टफ नहीं है भैया, आसान है, टफ नहीं है यार। हाँ, देखो चलो देखो, देखो आपके स्ट्रक्चर पे लोड बहुत कम आ रहा है, ठीक है? आपके स्ट्रक्चर पे लोड कम आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? इंटरमिटेंट आप वेल्ड कर दोगे। इंटरमिटेंट वेल्ड कर रहे हो मतलब इस तरीके से। देखो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। इसे क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, ठीक है? इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। जब देखो क्या है, ये है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। क्लियर है ये वाली बात? देखो व्हेन लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज लेस देन ओवरलैप लेंथ, मतलब मान लेते हैं ये ओवरलैप लेंथ इधर 300 है, इधर 300 है, मगर मुझे जो वेल्ड की लेंथ चाहिए वो सिर्फ 100 mm ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे 100 mm करके छोड़ दूंगा, मतलब मुझे दोनों साइड करनी पड़ेंगी, है ना? 50 इधर 50 इधर, तो मैं क्या करूंगा? इन्हें पैचेस में दे दूंगा। इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। व्हेन लेंथ ऑफ द वेल्ड is when length of the weld is less than the overlap length, when length of the weld required is less than overlap length, तब हम क्या करते हैं दोस्तों? तब हम इंटरमिटेंट देते हैं। इसको बोलते हैं, हाँ गैप दे देंगे, इसे बोलते हैं चेन पैटर्न में। इसे बोलते हैं दोस्तों चेन पैटर्न, चेन पैटर्न इंटरमिटेंट वेल्ड, इंटरमिटेंट वेल्ड। और ऐसे ही दोस्तों क्या होता है? स्टैगर्ड पैटर्न आपका होता है। देखिए बहुत ध्यान से, एक आपका क्या होता है? चेन पैटर्न, और एक आपका होता है स्टैगर्ड पैटर्न। एक होता है स्टैगर्ड पैटर्न। देखिए बहुत ध्यान से कैसा होता है स्टैगर्ड पैटर्न। स्टैगर्ड पैटर्न ऐसा होता है, यहां दे दिया, फिर यहां दे दिया, फिर यहां दे दिया, और फिर यहां दे दिया। दिस इज स्टैगर्ड पैटर्न इंटरमिटेंट वेल्ड। दिस इज स्टैगर्ड पैटर्न इंटरमिटेंट वेल्ड, इंटरमिटेंट वेल्ड, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। और कौन सा प्रेफर्ड होता है? चेन पैटर्न इज प्रेफर्ड ओवर स्टैगर्ड। बाय? बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। क्योंकि जब आप दोस्तों ड्राइंग बनाएंगे या साइड पे कोई वर्कर दोस्तों वेल्ड कर रहा होगा, आप बस उतना ऊपर की डायमेंशन अगर बोल दोगे तो एज इट इज नीचे है कि नहीं है, तो
स्टैगर्ड के कंपैरिजन में चेन पैटर्न को साइड पे एग्जीक्यूट करना रिलेटिवली आसान होता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है. चेन पैटर्न इज प्रेफर्ड ओवर स्टैगर्ड पैटर्न बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड सिंप्लिसिटी इन वेल्डिंग. चेन पैटर्न is preferred over staggered pattern because of simplicity and symmetry of structure. Because of simplicity and symmetry. Because of symmetry. Because of symmetry of welding. और एक पॉइंट और लिख लेते हैं. when length of weld required is less than overlap length, ठीक है, intermittent fillet weld is given. Intermittent fillet weld is provided. ये लिख लीजिए दोस्तों. लिख तो दिया. बेहतर कौन सा होता है दोस्त? ये बेहतर होता है ना. और गैप क्यों दे रहे हैं भाई? मुझे वेल्ड चाहिए थी 100 mm की, ओवरलैप यहां 300 mm का है, तो गैप तो दो गई ना, इसलिए दे रहे हैं ये. लिखा सबने?
लिख लिया ना, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ कोडल प्रोविजन देख लेते हैं। कोडल प्रोविजन ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड, कोडल प्रोविजन ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड। चलो देखो, एल और एक्स डायग्राम में बहुत ध्यान से देखो, एल और एक्स है ना, एल और एक्स मतलब इंटरमीडिएट वेल्ड में जो लेंथ ऑफ वेल्ड दोगे वो कम से कम कितना दोगे, ठीक है। तो एल जो होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटरमीडिएट में कम से कम लेंथ ऑफ वेल्ड जो होता है ये छोटा नहीं होना चाहिए किससे, 4t 40 mm में से जो भी क्या हो मैक्सिमम हो उससे तो बड़ा ही होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब x जो है कितना गैप दोगे, कितना गैप दोगे, तो ये गैप जो होता है ये डिपेंड करता है कंप्रेशन मेंबर है कि टेंशन मेंबर है, खुद बताओ सोच के, किसमें ज्यादा गैप दोगे, किसमें कम गैप दोगे, कंप्रेशन मेंबर में कि टेंशन मेंबर में, किसमें कम गैप देंगे, x की वैल्यू किसमें कम होनी चाहिए, एक में होती है 12t 200 mm, एक में होती है 16t 200 mm, बताइए किसमें कम होगी, कंप्रेशन में कि टेंशन में। x should be less than कंप्रेशन मेंबर में कम, कंप्रेशन में कम होगी ना दोस्तों, क्योंकि कंप्रेशन में ये वाला पार्ट बकल कर जाएगा उसके चांसेस ज्यादा हैं, टेंशन मेंबर में ये बकल करेगा उसके चांसेस कम है, इसीलिए कंप्रेशन मेंबर में ये गैप कम रखते हैं, ठीक है ना, फॉर कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। और x जो है छोटा होना चाहिए किससे, 16t 200 mm है ना, फॉर टेंशन मेंबर। ये लिख लीजिए, हाँ, मिनिमम जो होता है इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा होना चाहिए।
नोट कर लिया? ठीक है, चलो एक और कोडल प्रोविजन देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ऐसा कहीं आपने देखा होगा, इस तरीके की वेल्डिंग कहीं देखी है बेटा आपने? हमने नाम पढ़ा है ना। देखिए, ये क्या किया मैंने, देखो, देखो क्या किया। ओवरलैप लेंथ अगर कम थी, ओवरलैप लेंथ अगर कम थी, ठीक है, ओवरलैप लेंथ कम थी, मुझे क्या चाहिए थी, वेल्ड की लेंथ बढ़ानी थी। तो मैंने क्या किया, यहां पर स्लॉट काट दिया। ये याद है बेटा, जब पेरीफेरी पे करते हैं, जब सिर्फ पेरीफेरी पे करते हैं तो उसे स्लॉट वेल्ड बोलते हैं, हाँ या ना दोस्तों? स्लॉट वेल्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये क्या है दोस्तों, स्लॉट वेल्ड है। इस स्लॉट वेल्ड में जो डब्ल्यू आपका होता है, ये स्लॉट वेल्डिंग है कि नहीं है? ये स्लॉट वेल्डिंग है, हाँ या ना? ये जो स्लॉट वेल्डिंग है दोस्तों, ये 25T है ना, 25 mm और 3T से कम होना चाहिए, ठीक है? 3T और 25 mm, हाँ, 3T और 25 mm शुड नॉट, 3T और 25 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मेंबर, स्लॉट वेल्ड है, पेरीफेरी पे जब करते हैं, शुड नॉट बी लेस देन, बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम, देखो ये वैल्यू लेस देन क्यों है, ताकि आप ऐसे छोटे छोटे स्लॉट ना बना पाओ। देखो एक तो ये केस है, एक ऐसा केस है, एक नीचे बगल वाला केस देखो, आप छोटे छोटे स्लॉट ना बनाओ, इसके लिए कोड ने एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि ये जो स्लॉट की विड्थ है, ये 3T और 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए, इनमें से जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा होनी चाहिए। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम प्लेट जिसमें ये स्लॉट किया है। ये बात समझ में आई, ये कोडल प्रोविजन क्यों दिया है दोस्तों? ये बात समझ में आया, ये वाला कोडल प्रोविजन क्यों दिया है, यस और नो? क्या ये आपको समझ में आया, ये कोडल प्रोविजन क्यों दिया है? ताकि आप बहुत छोटे छोटे वेल्ड, ताकि बहुत छोटे छोटे स्लॉट ना बना पाए, इसलिए दिया है। क्लियर है? थिकनेस ऑफ प्लेट इन विच स्लॉट इज मेड, इन विच स्लॉट इज मेड। क्या ये बात समझ में आ गई? लिख लिया बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है एक्सियली लोडेड वेल्ड, एक्सियली लोडेड वेल्ड हमारा फिनिश होता है। सारे कोडल प्रोविजन देख लिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से, अब कल तो सैटरडे है, संडे, मंडे से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे, इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, लिखो दोस्तों, 2 प्लेट्स, क्वेश्चन क्या है, 2 प्लेट्स are connected by 2 plates are connected by fillet weld, are connected by fillet weld of size 10 mm, of size 10 mm, of size 10 mm and subjected to tension as shown below, and subjected to tension as shown below. As shown below. The thickness of each plate is 12 mm. The thickness of each plate is 12 mm. Yield and ultimate stress of steel is is 250 and 410. 250 and 410. Welding is done in workshop. Welding is done in workshop. Minimum length rounded off to nearest point, nearest multiple of 5 mm, nearest multiple of 5 mm of each weld, to transmit a force P equal to 100 mm, 110 mm, option C 105 mm, option D 115 mm. ये क्वेश्चन है। लिख लिया दोस्तों? अब देखो, 2 प्लेट्स हैं, 10 mm सब्जेक्टेड टेंशन बिलो, थिकनेस ऑफ ईच प्लेट इज, अब इसमें मुझे क्या करना है, 10 mm का फिलेट वेल्ड करना है। यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, मिनिमम लेंथ। अब देखो इस प्लेट में मैक्सिमम कितना लोड, देखो यहां पर वेल्डिंग कितनी करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे ये नहीं पता ना इस प्लेट में कितना लोड आ रहा है, अगर मुझे ये पता होगा कितना लोड आ रहा है, उस लोड को मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, इस लोड को मैं किससे इक्वेट कर दूंगा,
अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव एरिया अपॉन √3 इंटू गामा mw। इफेक्टिव एरिया में आपको लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, बट ये पी लोड भी तो नहीं पता। पी लोड के लिए कैसा करूंगा, पी लोड मैक्सिमम लोड ऑन प्लेट। प्लेट में मैक्सिमम कितना लोड कितना आ सकता है, TDG ग्रॉस सेक्शन इन यील्डिंग। तो क्या हो जाएगा, FY इंटू ग्रॉस एरिया डिवाइड बाई गामा m0। यील्ड स्ट्रेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यील्ड स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। 250 इंटू ग्रॉस एरिया कितना है, प्लेट की विड्थ और थिकनेस, विड्थ कितनी है 100 mm, थिकनेस कितनी है, 12 mm। 100 इंटू 12 mm, 100 इंटू 12 mm, ठीक है, 100 इंटू 12 mm, 100 इंटू 12 mm। इसको न्यूटन में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 अपॉन गामा m0 कितना है 1.1। यहां से यह आ जाएगा, एक प्लेट में मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है, यस और नो। चाहे तो आप इसे न्यूटन में ही रहने दो, यहां पे आंसर आपका mm में आ जाएगा। और ये FU कितना दिया हुआ है दोस्तों, FU कितना दिया हुआ है, FU दिया हुआ है 410 इंटू इफेक्टिव एरिया कैसे निकालोगे, वेल्ड का इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस कितनी है, थ्रोट थिकनेस कितना है दोस्तों, K इंटू S 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड इज 10 mm अपॉन √3 इंटू गामा mw कितना है, शॉप वेल्डिंग है तो 1.25। इस P को ये यहां इक्वेट कर दीजिए, आपका LE आ जाएगा। LE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे, बताओ भाई, समझ में आया। इसको यहां रख के इक्वेट कर दो, 250 100 इंटू 12 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 410 इंटू LE इंटू 0.7 इंटू 10 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25। यहां से LE आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। इफेक्टिव लेंथ दोस्तों यहां से आएगा 102.86, ये यहां से LE आएगा 205.78। तो एक साइड पे कितना दोगे, LE/2 दोगे। LE/2 का अगर आप करोगे 205.78 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 102.86। तो आप एक साइड पे कितनी वेल्ड दे दोगे, 105 mm दे दोगे, 105 mm। तो आप क्या करोगे, यहां पर 105 mm की वेल्ड दे दी आपने, यहां पर 105 की वेल्ड दे दी, इस तरीके से वेल्डिंग करोगे। कहां पर, देखो प्लेट की जब स्ट्रेंथ निकालते हैं तो यील्डिंग जब भी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m0 होता है 1.1 होता है। जब अल्टीमेट स्ट्रेस आता है प्लेट में तो 1.25 होता है। देखो सॉल्यूशन देखो दोस्तों, एक प्लेट में मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है, इतना। अब यही लोड अगर प्लेट में आ रहा है तो कितने लेंथ की वेल्ड चाहिए, इतने लेंथ की। एक साइड पे कितने की चाहिए होगी, 105 की। बताओ भाई, समझ में आया। आज डेट क्या है, आज 26 है, 27 है बेटा, 26 है ना आज। समझ में आ गया। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मेरी PDF लेट क्यों अपलोड होती है, मैं जानबूझ के लेट करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ना मिले, है ना, क्योंकि आपका मेरा कंपटीशन है ना एग्जाम में, इसलिए। समझ नहीं आया, चलो क्वेश्चन पढ़ना बेटा एक बार, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना।
चलो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करता हूँ और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। ये पढ़ना एक बार, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे इसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता है बाकी कोडल प्रोविजन समझ में आ गए आपको, कोडल प्रोविजन समझ में आ गए। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया होगा तो इसे मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा